आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री राधेश्याम सोनी जी, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। ये हमारे मनीष सोनी जी के पिताजी है और गो आधारित प्राकृतिक जीवन शैली और गो आधारित कृषि पर अनुभव संवाद करने वाले हैं हमारे साथ, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी स्वागत है। जी मनीष भैया। हाँ बोल साहब। जी पिताजी को बोला जी। जी जी जुड़ गए हैं। हाँ जी जुड़ गए हैं, मगर आवाज नहीं आ रही ना उनकी। मनीष जी उनकी आवाज खोल दो। ओ हाँ जी। हाँ बोलो गुरु जी। आवाज ही नहीं है। नमस्कार। नमस्कार दादाजी, आप बोलिए। ओम शांति ओम शांति। जी सोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बोलो। रिटायरमेंट आवाज पहुंच रही है? हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ बोलते जाओ, आप मैं जवाब दे दूंगा। जी, तो आपने रिटायरमेंट के बाद हाँ जो गौशाला खोली है हाँ उसमें आपके अनुभव कैसे रहे हैं और आपको स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये कृपया बताएं। अच्छा माँ साहब, ये हमने गौशाला खोली थी बालक ने 2019 किया 20 में। आप मालूम बागो समय वो नहीं मालूम है। जी हाँ। तो बाके बाद में या अपने यहाँ जो कोरोना महामारी आई थी उस समय से तो बच्चे ने वो यहीं ला के रखो था खेत पे ही। जी हाँ। तो बाके बाद में जहाँ गौशाला में बहुत गैया भी थी और मैं सेवा में रत रहता था, मजदूरों के भरोसे काम नहीं चलो जहाँ को। जी। तो बाके बाद में जो आप गौ माता की सेवा देख रहे हैं, मेरे से जैसी बन रही है तन मन धन से, वैसी मैं सेवा में लीन हूँ। जी। और गौ माता की हालत भी ऐसी गंभीर कर दी थी मजदूरों ने कि मैं देखने लायक मेरे को रोना आ जाता था गुरुजी। जी। उसके बाद में जब मैंने गैयों की स्थिति देखी, फिर मैं जहाँ आया खान पान में बदलाव किया। उसके बाद में गैया मेरी इतनी सुंदर और सुडौल है कि मैं उसकी क्या तारीफ करूं। जी। 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 और उसका गोबर गोमूत्र और जो भी कुछ है अपने हाथों से मैं निकालता हूँ, सेवा में लीन हूँ। उसके बाद मेरे स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया, न कोई बीमारी आई आज तक, और ना मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। जी। और कछु? जी, सदन से यह निवेदन है कि जो कोई भी कुछ पूछना चाहे तो सोनी जी से पूछ लें। सोनी जी एसपीएम में सर्विस में थे। इस रिटायरमेंट के बाद आप जो है आपने खेत लिया और खेत में चले गए और वहां पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आपके पास इस समय एक गिरगाय है और दो बछिया है। उन और खेत में ही रहते हैं, वहीं पर इन्होंने अपना निवास बना लिया है। और किसी साथी को हमारे इसमें से कुछ पूछना हो तो वो पूछेंगे, वो अपने आप से तो नहीं बता पाएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब देंगे। जी ओम। ओम जी। जी ओम। ओम जी। मैं मुन्नी लाल यादव, टीकमगढ़ हाँ मध्य प्रदेश से। नमस्कार, ओम शांति। हाँ नमस्कार। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ मुन्नी लाल जी। जी। सभी लोग हाँ अधिकतर व्यक्ति शहर में जा रहे हैं। अधिकतर व्यक्ति शहर में जाते हैं, जमीन लेकर के मकान बनाते हैं, गांव छोड़ करके अपने बच्चे और सब शहर में रहना पसंद करते हैं। और आपने शहर से गांव में जमीन लेकर के, खेत में जमीन लेकर के, खेत लेकर के मकान वहां रह रहे हैं। इसका थोड़ा अंतर बताइए हमें सोनी जी। देखिए साहब, शहर में मैंने वातावरण देखा, शहर के बाद में तरह तरह के प्रदूषण भी अपने सामने आते हैं। उन प्रदूषणों से बचने के लिए मैं स्वस्थ वायु में जहाँ रह रहा हूँ, अपने गौ माता की सेवा कर रहा हूँ और स्वस्थ हूँ।
अभी जो आपके नाती नता है, माने मैंने इसके बच्चे हाँ छोटे छोटे, हाँ मैं गया हूँ आपके साथ, वहाँ आपके शहर के मकान में भी रहा हूँ और खेत पर भी रहा हूँ। हाँ दोनों जगह हमने अंतर देखा है। आज वो बच्चे बड़े गायों को सहलाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं और खेती में भी हाथ बटाते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। और बड़े जब बच्चे हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, और आप भी स्वस्थ हैं, हमारी माता जी, माने सभी लोग बढ़िया अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो आप जो चलो गांव की ओर, बैक टू द विलेज, जो हाँ। एक योजना है, ये जो कहते थे पहले, वो आपने सार्थक की है। और तो जो बच्चे वगैरह वहाँ रह रहे हैं, खेल रहे हैं गाय के साथ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 66 साल रनिंग चल रही साहब। जी 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 जी। तो इस उम्र में भी आप वो आराम से खूब पूरी पूरी सेवा आप करते हैं गाय की, अब किसी हाँ मजदूर के से भी कराते हैं। हाँ हाँ। तो ये एक गाय, कम से कम एक किसान के पास एक गाय, आदरणीय सोनी जी का इस तरफ से संदेश है युवा हर कार्यक्रम में परिवार को, कि हर किसान के पास एक गाय होना चाहिए और गाय के सेवा खुद करें, और 1 एकड़ में कम से कम अपनी जैविक प्राकृतिक खेती करें, उनके गौमूत्र और गोबर के अनुसार। यही आप जैसे जो कर रहे हैं आप खेती, उसके बारे में कैसा बताएं, क्या क्या आप खेती में लगाए हैं और उससे आपको क्या लाभ मिला है, यही बताने का कष्ट है। देखिए यादव जी, इस समय हमारा धान लगा हुआ है और धान की फसल में हमने केवल गौमूत्र डाला है। ये गाय का गौमूत्र निकलता है, इसको हमने इकट्ठा करके और वो धान के उसमें दिया है खेत में। और धान की फसल हमारी बहुत बढ़िया है, उपजाऊ है, उत्पादन में फायदा मिलेगा हमको। इसी प्रकार से हमने गेहूं में भी उसका गौमूत्र और इसी का प्रयोग किया था। उसके बाद में और बच्चा हरी सब्जी भी लगा रहा है, उसमें भी इसका हम कर रहे हैं उपयोग। तो हमको ये जैविक खेती में बड़ा फायदा भी हो रहा है, मूंग में भी हुआ, और हम बिल्कुल वो खान पान में बदलाव आया तो हम स्वस्थ हैं बिल्कुल। नाता नाती भी हमारे स्वस्थ हैं, बड़े खेलते हैं या मस्त रहते हैं। बहुत बढ़िया। नारायण नीलकंठ सावले जी, आप बहन जी थे। ओम आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने बहुत अच्छे तरह से योग का क्लास लिया, और आज के हमारे मुख्य अतिथि को देखकर एकदम ये प्रसन्नता होती है कि गाय के बारे में जो अभी इस अपने इस फैशन के दुनिया में गांव की ओर चले, ये संदेश हमारे को प्रेरणा देता है। और आज इस उम्र में भी तंदुरुस्त है और गाय गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय जी सोनी जी को चरण पर प्रणाम करता हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि आप इस गाय के गोमूत्र को लेते हैं क्या खुद, और लोग आपसे गोमूत्र जो है उसको औषध के रूप में पीते हैं क्या, और आप कुछ उसके गोमूत्र से कुछ बनाते हैं क्या? जैसे हमारे योगाहार कार्यक्रम में संजीवनी रस करके एक गाजियाबाद के हमारे मुख्य अतिथि आए थे, उनका संजीवनी रस का बहुत उन्होंने साइंटिफिक तरीके से पूरा मार्गदर्शन लिया, और हमने भी कल इसके बॉटल बुलवाए, और उसका स्वाद बहुत अच्छा है। उसमें पाइनएप्पल ऑरेंज फ्लेवर है उसमें। तो ऐसे कुछ आप गोमूत्र से कुछ बनाते हैं क्या, औषधि और अन्य साधन? धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। इसमें यादव जी हम गौमूत्र का कोई औषधि तो नहीं उपयोग कर रहे हैं बना के, लेकिन हम वो गौमूत्र का केवल ये खाद के उपयोग में ही ला रहे हैं उसको, क्योंकि अभी इतना बच्चा हमको टाइम नहीं दे पाता और मेरे को इनका ज्ञान भी नहीं है कि किस प्रकार से मैं गौमूत्र इकट्ठा करूं और कैसा करूं, उसका कैसा अपना प्रतिचालन करूं, ये जानकारी मेरे को नहीं है। इसलिए मैं साधारण रूप से वो गाय का जो गौमूत्र निकलता है हम खेत में ही उपयोग करते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप नीलकंठ सावले जी, आप जो है अभी गौमूत्र का सिर्फ खेती में उपयोग करते हैं। मनीष जो है इनकी गोबर की मूर्ति बनाते हैं। हाँ। और जी, और किसी भाई का कोई सवाल हो
कोई सुझाव हो? जी आदरणीय ओम, जी ओम। ओम। आपके चीफ गेस्ट महोदय को प्रणाम। हाँ। और गौमूत्र का कैसे उपयोग करते हैं खेती में, स्प्रे करते हैं या कैसे खाद बनाते हैं, उसका थोड़ा सा कितनी मात्रा में, जैसे स्प्रे करते तो कितनी मात्रा में डालते हैं, वो मेरा सवाल था। ओम। ओम जी। देखिए साहब, हमारे पास 2 एकड़ रकबा है जमीन का, तो उसमें हम 15 लीटर का एक कुप्पा गोमूत्र जो इकट्ठा हुआ है अपन कलेक्शन करते हैं, उसको पानी के साथ, यानी हमारी मोटर चलती है और पाइप चल रहा है पानी का, उसके साथ हम डाल लेते हैं 15 लीटर एक कुप्पा, और वो पानी के द्वारा पूरे खेत में फैलता जाता है। ऐसे हम 2 एकड़ में पूरा इसी प्रकार से उपयोग करते हैं पानी के बहाव के साथ, और फसल हमारी ठीक निकलती है। जी आदरणीय, तो सिर्फ गौमूत्र अकेला? केवल गोमूत्र तो इकट्ठा करते हैं तो वो टाइट हो जाता है, काढ़ा बनता है उसका, और काढ़ा को अपन जैसे रासायनिक खाद नहीं डाल के वो पानी के साथ बहा दीजिए, आपका पूरे खेत में फैलाव करेगा और फसल को उत्पादन पे लाएगा, कोई जी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी पौधों में। जी, सिर्फ गौमूत्र भर डालते हैं आप? जी हाँ और कितने दिन में उसको रिपीट करना पड़ता है? साहब, वो तो अब फसल के ऊपर है। गेहूं की फसल में 3 पानी लगते हैं या 4 लगते हैं, और धान में तो लगातार पानी की आवश्यकता है, तो अभी तो पानी चल रहा है, तो जी 1 या 2 बार उसका अपन फैलाव करते हैं पानी के साथ बहाव के। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। ओम। ओम। जी ओम, बहुत सुंदर। और किसी भाई का कोई एक जो जी, किसी का कोई सुझाव, कोई सवाल? चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर को, जो पतंजलि पीठ हरिद्वार से जुड़े हैं, वो आए और हमारा सबका मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। पवन कुमार जी नेटवर्क में नहीं है, तो आदरणीय मंच में और किसी का कोई अनुभव हो, हमारे आदरणीय सोनी जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और या अपना कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं। जी रंजना जी, जी बोलिए। बोलिए साहब। जी दादाजी, आप अभी मनीष भैया गणपति की गोबर से मूर्तियां बना रहे हैं, हाँ है ना? हाँ। तो वो किस प्रकार से बनाते हैं मनीष भैया? वो गाय के गोबर के साथ में मुल्तानी मिट्टी है और उनके तरह तरह के उपाय का सामान है। मेरे को ये जिसकी जानकारी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चों का काम बच्चे देखते हैं, और मैं तो केवल मूर्ति गोबर के द्वारा निर्माण करते हैं मिट्टी मिला करके, और उसके बाद में बच्चे लोग अपने अपने जिनको आवश्यकता है उनके यहाँ पहुंचाते हैं। जी जी, अभी बन चुके हैं गणपति? हाँ, बने हुए भी हैं और बनाएगा बालक शायद, अब जैसा भी उसको समय मिलेगा। अच्छा, तो तो आपके आसपास है ना मूर्तियाँ? हाँ, मूर्तियां हैं अपने पास। थोड़ा सा दिखा दीजिए। क्यों मन्ना, मूर्ति कहाँ है बेटा? लाओ तो ला तो। अब मैं मूर्ति ला के बताता हूँ आपको। ये मूर्ति है साहब, ये पूरी गोबर की मूर्ति है, क्योंकि गोबर अपने धार्मिक अनुसार हिंदू पद्धति में बड़ा ही वो माना गया है, क्योंकि इसका गोबर का उपयोग जब तक नहीं होगा, जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा वातावरण में, ना अपने परिवार घर में होगा, इसलिए ये गोबर की मूर्तियों का उपयोग हम लोग करवा रहे हैं बच्चे से। बहुत सुंदर दादाजी, मतलब थोड़ी मूर्ति ऊपर दिखाइए, हाथ में हाँ पकड़िए।
ये देखिए। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, गौ माता के दर्शन भी करा दो। और बोलो जी, भैया इसको जब कलर मैं ना, बताओ। हैं? इसको कलर भी करेंगे ना अभी हाँ, मूर्ति को। कलर होगा। और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। ये गौ माता खड़ी है, इसको मैं जा रहा हूँ पास, आप देखिए। एक दिन है। ये गौ माता है हमारी। बहुत सुंदर दादा जी, धन्यवाद। और भी हमारे सदन में कोई भाई बहन पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। गाय के ऊपर आज कुछ चर्चा हो जाए। गाय कितनी जरूरी है किसान भाई को, और हमारे जीवन में गाय का क्या महत्व है। जैसा कि आदरणीय सोनी जी एक गाय, दो गाय अपने पास पाले हैं और खेती जैविक खेती कर रहे हैं, परिवार अपना वहां रह रहा है। इतना सुंदर वातावरण, इतना अच्छा लगता है वहाँ। शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, शुद्ध व्यवहार, सारी चीजें बढ़िया रहती हैं। तो किसान के जीवन में या देश नागरिकों के जीवन में गाय का क्या महत्व है और गाय कितनी जरूरी है, वो इस बात पे आज चर्चा हो जाए, क्योंकि अभी अपने पास समय भी है। और तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आदरणीय जी कल्पना खोटले जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु चरण में नमन। और जो बाबूजी है, आदरणीय पूज्य बाबूजी को नमन। आपने जो गौ माता दिखाया बस स्वस्थ, मैं इसके पहले भी मैंने हैंड रेस्ट किया था उसी के लिए कि गौ माता के दर्शन करना था। तो दादू ने फिर वो पूरा करा दिया क्वेश्चन का आंसर। तो मैं वो आपकी कृषि भी, जैविक कृषि मैं पूरा सुन नहीं पाई थी, आपने जो भी स्पीच दिया इसके पहले। तो बाबूजी मैं ये जानना चाह रही थी कि आप गौमूत्र से और गोबर से आप कृषि में किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं और क्या-क्या उत्पादन करते हैं, ये जानना चाह रही थी। क्योंकि आपके पास अनुभव बहुत सारा है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे या फिर हम पूछ नहीं पा रहे उतने अच्छे से। तो बाबूजी आप बताइए, अपने मन में बताइए कि हम कैसे मतलब गौ माता का उपयोग हम किस प्रकार से करें, ये बताइए अपने कृषि के लिए। अपने आपके अनुभव बताइए और सक्षम कैसे हो और कितना दूध देती है, दूध के कैसे उपयोग करें और कृषि में कैसा उपयोग करें गौ माता का, आप बताइएगा अपने अनुभव। जी बाबूजी। आपको हम सुन नहीं पा रहे, आप आवाज खोलिए, उसको बटन को दबाइए, कैप्सूल जो है, आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट है आप, म्यूट, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, अब आप गौ माता के विषय में सुनिए। आवाज आ रही? आ रही बाबूजी। हाँ, ये गौ माता का तो ऐसा है कि एक मैंने सुभाषित का श्लोक पढ़ा हुआ हूँ, उसको मेरे को ध्यान आ रहा है। तो ये परोपकार के लिए है गौ माता, जो अपना दूध निकाल के और हमको, हमारे नाती पोतों को और बाहरी लोगों को पुष्ट कर रहा है इसका दूध, और बिना औषधि के बीमारी को मुक्त कर रहा है इसका दूध गौ माता का। तो
ये परोपकार करती है और परोपकार कर रही है अपने बच्चों तक को, अब वो छोड़ देती है। कोई कोई गाय तो ऐसी भी रही है यहाँ पे, बिना बच्चे की आप लगा लीजिए इनको, दूध आप निकालिए 4 लीटर 5 लीटर जितना आपको आवश्यकता है। उसके बाद में हम इसका खेती में उपयोग कर रहे हैं। पहले खेत को बनवा लिया जाता है, ट्रैक्टर आजकल सुविधाजनक है, यंत्र चल रहे हैं, और ट्रैक्टर से फिर इसका खाद भी निकालते हैं, तो खाद खेत में फेंक देते हैं और खेत में ट्रैक्टर चलवाया, उसके बाद में बोनी कर देते हैं और पानी के साथ में इसका गौमूत्र है उसको बहाते हैं, तो आपका रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना खाद का हम खा रहे हैं रासायनिक खाद का, इसमें हमको कोई इसी प्रकार की बीमारी नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे परिवार में तो हम करें कितने 5-6 लोग हैं, 7 हैं बच्चे सहित, तो हमको किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई अभी तक, ये जब से हमने गाय लाए हैं। और बाबूजी जब कीड़े लग जाते हैं, जैसे खेती में जो हम अनाज उगाते हैं, पौधरोपण वगैरह होता है सब्जियों में या फिर धान में या गेहूं में, तो फिर आप कीटनाशक फिर क्या करते हैं? औषधि छींटते हैं कि कैसे क्या करते नहीं, हैं? उसके लिए क्या करता है हमारा बालक, इसको ज्यादा नॉलेज है ऑर्गेनिक खेती का, आजकल जैविक का, तो वो नीम का काढ़ा है और तरह तरह के वो मिला करके ये पत्तियों का रस निकाल के गौमूत्र के साथ में और छिड़काव करते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो भी जमीन में हैं ऊपर आ रहे हैं फसल को नुकसान देने के लिए, वो नष्ट हो जाते हैं। अभी हमारी इधर जैविक में ये फल भी लगे हैं, कुछ लौकी है, गिलकी है, बल्लर है, इनके लिए भी स्वस्थ हैं सब पौधे। तो बाबूजी आपके अगर पास में ही अगर खेती है आपकी, तो आप दिखा पाएंगे क्या जो भी लगाया आपने? हाँ, ये बालक बता देगा आपको, मैं तो ये मोबाइल का अनुभव नहीं है मेरे को चलाने का, मैं साथ में जी जी। रहूंगा, बता देगा बालक, अभी बताता है। ले बेटा इनको जरा बताओ तो, ये सब्जी लगी है। ध्यान दिखा दो। ये केले के वृक्ष में केले लगे हुए हैं। चारा है ये चारा है हमारी गाय का। और ये धान लगी हुई है। इधर ये हल्दी है। ये केला जब पकने पे आ जाए तो बता देना फोन करके कि केला हमारे पक गए हैं। जी भाई साहब, ओम बिल्कुल। तो केले के लिए भी खा लेना, ये ध्यान रखना। ये गाय का चारा है, सुपर नेपियर। तो इसकी हाइट लगभग 14 से 15 फीट तक हो जाती है और एक बार लगा दो 4-5 साल तक फुर्सत। ये हमने इसको मदर प्लांट के रूप में रखा है बीच में, तो किसानों को भी देते रहते हैं इसकी गठाने, तो वो अपने खेत में लगाते हैं फिर बाउंड्री पे। इसकी कलम लगती है भाई साहब? नेपियर घास की इसकी कलम कलम लगती है? लगती है दीदी, कलम। जी जी। जैसे ये जो गांठ बनी हुई है ना, ये तो इसको गन्ने के जैसे लगा देते हैं, तो इसमें से कोपल आ जाती, मतलब नई पत्ती आ जाती है ऐसी जोड़ पे, और इस थोड़ी सी जगह में बहुत सारा होता है ये। जैसे मक्का चरी पूरा खेत को घेर के रखती है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा करता है ये। एक तो खेत अपना पूरा भराता नहीं है, थोड़ी सी जगह में कहीं भी 10 बाई 20 में
इसको लगा दें तो आपको साल भर पर्याप्त चारा मिलता रहेगा हरा। और अपना इसमें कॉस्ट भी बचती है, ट्रैक्टर का बचता है, बीज बचता है, और न्यूट्रिशंस इसमें पूरे हैं जैसे मक्का चरी में होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एक दो दो पौधे सभी फलों के लगा के रखे हैं। अब इनको संरक्षण कर रहे हैं पिताजी। ये आम का पौधा लगा है और इधर मुनगा लगा है। उधर आगे दिखा दो ना लौकी। ये कितनी खेती है मनीष भैया? 2 एकड़ है यहाँ पर। अच्छा, 2 एकड़ भी बहुत सारा है ये तो। ये इधर पे पिताजी ने सब्जी भाजी की व्यवस्था कर दी हमारे अगले 4-5 महीनों के लिए। ये लौकी गिलकी, ये लौकी लगी है, करेले हैं, गिलकी है। ये किचन गार्डन है हमारा घर के लिए। ये पर्रादेव वाला खेत है क्या? हाँ, पर्रादे वाला है। हाँ, वो देख के मैं लगा मुझे। हाँ हाँ। मनीष भैया, ये बीज जो लगाए हैं लौकी के और अन्य बीज, वो आप जैविक है बीज वो? हाँ, ये सब जैविक के घर के बीज है, देसी वाले। ये इसमें जो लौकी लग रही है वो तूमा वाली लौकी है, गोल वाली। ये इधर के गिलकी भी फल खाने लायक सब। ये गिलकी हमारे यहाँ पर ऐसी है कि वो था तो छोटा ही वाला फल उसका मार्केट का, लेकिन वो देसी गाय के गोबर गोमूत्र से उसकी हाइट लगभग 3 फीट तक की हो गई है। और अब तो वो बीज ऐसा बन गया, अभी हमारे यहाँ ये तीसरी बार में है जो फल रहा है। तो मतलब हाइब्रिड से उसको देसी कर दिया हमने। ये जो गिलकी है ये अभी और लगभग थोड़ी सी और बढ़ेगी, मतलब 2.5 से 3 फीट तक की हो जाती है ये। और ये सिर्फ अभी तीसरे दिन की है, दूसरे दिन की ये। भाई साहब, ये गिलकी का छिलका उतारते कि नहीं उतारते वो बताइए। नहीं, गिलकी के छिलका तो नहीं उतारते हैं, ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ पर। और जी, उसमें लेकिन बीजे अगर कम आते हैं और बहुत जल्दी पक जाती है। पापा आ जाओ अंदर ही बैठो। सुंदर बछड़े हैं ये, गाय बढ़िया। बहुत सुंदर। शरद भैया, ये मनीष भैया, ये कौन सी गाय है? गिर गाय। गिर गाय। गिर। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, गिर गाय। ये दूध कितना देती है? ये दूध की तो इसकी क्षमता आप खान पान के निर्भर करता है। वैसे ये गाय 7 लीटर दूध में लगाता हूँ इस गाय का, और बच्चा अलग पीता है इसका। अच्छा, सुन रहे हैं आप? हैं? जी जी जी। एक टाइम में 7 लीटर दूध आप इसको खान पान अगर इसका संयम रखोगे तो 7 लीटर दूध अलग है। और उसके बच्चे के लिए अपन 1 लीटर या 2 लीटर जितना छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए। बच्चा हमारे सब तंदुरुस्त है। ये बछिया भी 8 दिन की है, मेरे सामने दिख रही है आपको। तो ये गिर गाय अपनी मध्य प्रदेश में देसी गाय है क्या? ये देसी है कि मतलब बाहर से लाए? ये भावनगर गुजरात से खरीदी थी मैडम। देसी गाय का मतलब होता है जिसको खंडूल होती है, जिसको गिर कम्मल होता है, हाँ वो देसी गाय है। हाँ। जिनमें खंडूल नहीं है, गिर कम्मल नहीं है, वो विदेशी गाय एचएफ है। बस ये फर्क है देसी और एचएफ में। और मगर इसका दूध भी इतना दूध नहीं देती है ना, ये भी है। देसी गाय इतना दूध नहीं देती है। देसी गाय दूध तो देती है लेकिन इतना नहीं देती। इसका दूध बहुत गाढ़ा आता है, जैसे भैंस का दूध आप इसको रखिए और एकदम सफेद दूध है इसका। जी, सही है धन्यवाद। कहना, आपका सही कहना है, दूध कम देती है ये।
हाँ अलग अलग वैरायटी की गाय हैं, जैसे ये गिर है, साहिवाल है, ये 2 किस्म हैं जो अच्छा दूध देती है, बाकी ये कम दूध देती है। नहीं नहीं इसीलिए दूध क्रांति पैदा करने के लिए अपने यहाँ ये एचएफ और इनका क्रॉस करके करनाल में एक बहुत बड़ा फार्म सरकार ने खोला है। हाँ अपने देश में खाने की भी कमी थी और दूध की कमी थी, इसलिए श्वेत क्रांति और हरित क्रांति आई। नहीं उसके नहीं साथ अब इसके साथ अब बीमारी की क्रांति आ गई, कैंसर वगैरह की, इसलिए अब अपन देसी पे आ गए। हाँ, ये देसी गाय तो बीमारी का रोग नाशक ही दूध है ना इसका साहब। देसी गाय तो हमारे पहले से ही थी, मगर बीच में हमने छोड़ दिया है ये लोगों ने, नहीं तो देसी गाय का तो पहले ही। बात है, जो लोग गाय नहीं पालते आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, गाय नहीं पालते हैं उनके लिए क्या करें। आजकल तो गाय रोड पे फिर रही है बेचारी, जिन मेरे ही पास गाय है, खाने की व्यवस्था नहीं है तो उसको बाहर भगाना पड़ेगा। इसलिए आप तो एक गाय रखिए, उसका सुचारू रूप से खान पान रखिए और अपने सेवा में लीन रहिए। आपको दूध भी मिलेगा, गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। बहुत सुंदर जी बाबू, बहुत सुंदर। आज जो है आदरणीय मनीष जी के यहाँ जो पिताजी ने जो मार्गदर्शन दिया है, आज सदन ने देखा है इतना सुंदर परिवार। हमें चाहता हूँ यही इस मानव धर्म का, इस मानव शरीर का परम धर्म है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ गिरत धन गावा। ये देवता भी तरसते हैं मानव के शरीर के लिए। बस यही है कि हम गाय माता को अपने पास रखें, अपनी खेती करें, अपनी सब्जी लगाएं, दूध सब्जी दलहन तिलहन सारे जो भोजन हमारे हैं वो सब अपने ही द्वारा उत्पादन करके हमें प्रयोग करना चाहिए। सुखीमय जीवन, हमारे बच्चों में संस्कार, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति यहीं से शुरू होती है, यहीं आती है। एक आदर्श परिवार मनीष जी का है और ऐसे परिवार का हम निश्चित प्रेरणा लें कि हम हर व्यक्ति अपने घर में गाय रखें, अपनी सब्जी लगाए। तेल के लिए हम मूंगफली, जो है सोयाबीन और सरसों तिली का उत्पादन करें और दाल के लिए हम अरहर, मूंग और उड़द का जो है उत्पादन करें और सब्जियां लगाएं। तो और देसी गाय पालें तो दूध, तेल, दाल, सब्जी, फिर क्या है, बाजार में जाना है तो सिर्फ कपड़े के लिए जाना पड़ेगा और कोई चीज भी बाहर की ना लाएं, खुद खाएं, खिलाएं और अन्य लोगों को बताएं, अपना जीवन सफल बनाएं। आज का संदेश इस युगाहार कार्यक्रम में आज के हमारे सोनी जी की तरफ से और हम सब देख भी रहे हैं। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। जिनके पास नहीं है गाय वो गाय पाल लें और अपना फिर जो है वो अपना अनुभव शेयर करें सदन में, तो अच्छा रहेगा। और सभी अगर भाई बहन जिनके पास नहीं हो, जो सदन में जुड़े हैं, किसी के पास जमीन नहीं हो तो देखिए 2 एकड़ जमीन इन्होंने खरीद के जो है किसी फार्म बनाया है। और हमें आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी कई बार ले गए हैं और इनके यहाँ जो हमने भोजन किया है, मुझे उस भोजन की भी याद आती है। जो शुद्ध देसी घी, देसी गाय का दूध और जो हम इन्होंने बाटियां बना करके और कितना दिव्य भोजन प्रसादी पवाया, उसको हमेशा याद रखते हैं। वो आनंद लें, जीवन का आनंद लें और जैसा आप खाएंगे आपका मन भी वैसा होगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे वाणी। जो ये आज का हमारा जो युगाहार कार्यक्रम में संदेश आज के चीफ गेस्ट महोदय के द्वारा और अशोक जी ने हैंडल फिर से किया है, तो अगर कोई बात हो तो करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मनीष जी के फार्म से और ये सब दादाजी के ये सब उनसे देखने से ये कोरोना काल में ये चीज सिद्ध हो गई। जिनके यहाँ ये सब चीज व्यवस्था थी उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उनकी आर्थिक स्थिति पे भी सुधार हो। तो आत्मनिर्भर भारत ऐसे बनता है कि जिस आदमी को अपने यहाँ, अपन ने देखा जब कोरोना काल में 5, 10, 15 दिन में देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होने के लग गई, रोड हाहाकार देश में मच गई, लेकिन किसान इससे समृद्ध हुआ। क्यों समृद्ध हुआ? कि उसके यहाँ गौ माता थी, गौ माता का वो दूध पीता था, दूध से उसका दही बनता था, दही से मही बनता था, मही से वो खाटा बना लेता था, वो कड़ी बना लेता था।
इसके बाद में उसकी घर की सब्जियां थी, घर का गेहूं थे, घर की सब चीज थी, तो किसान को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर पुराना 2-4 महीने भी रहता तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर दादाजी ने दिखा दी। और आपका भी कहने का मकसद यही है कि आत्मनिर्भर भारत कैसा बनेगा। आत्मनिर्भर भारत गौ माता के द्वारा बन सकता है, क्योंकि घर का दूध, घी, दही, वो भी पवित्र अमृत के समान, घर की अच्छी प्राकृतिक सब्जी और घर की दालें, घर के ही सब कुछ अगर आदमी हो तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, उसका पैसा कहीं भी नहीं जा। आपका भी संदेश यही है कि आत्मनिर्भर भारत गौ माता के द्वारा प्राकृतिक खेती, देसी बीजों का उपयोग करके आदमी कर सकता है। ये कोरोना काल में अपने को बता दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तीसरी चाकरी। और जो शुद्ध, आपका जो मकसद है, आपका ये कार्यक्रम करवाने का भी मकसद यही है कि करो योग और रहो निरोग। सुबह से आप योगा करो और दूसरा आप प्राकृतिक खेती करो। तो आप प्राकृतिक खेती करोगे तो शुद्ध भोजन का उत्पादन होगा, और गौ माता के द्वारा जो भोजन आपको प्राप्त होगा प्राकृतिक खेती, गाय के गोबर गौमूत्र से, वो एक अमृत के समान होगा। तो आदमी स्वस्थ रहेगा और उसका खान पीन अच्छा रहेगा तो उसके घर में बरकत रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं आएगी। तो आपका उद्देश्य ही है, इस योगाहार कार्यक्रम का भी ये उद्देश्य है कि आदमी समृद्ध, शक्तिशाली और वैभवशाली कैसे बने, उसका ये नमूना अपन इन कार्यक्रमों के द्वारा देख सकते हैं। जी ओम। आज भी अभी सुन करके मुझे एक प्रेरणा मिली है अशोक भैया। अभी अभी प्रेरणा आई है मन में कि एक आदर्श परिवार मान करके आदरणीय सोनी जी का और इसका सम्मान किया जाए। इनके यहाँ पहुंच करके कि ये है आदर्श परिवार, वो गाय दिखाई जाए, इनकी खेती दिखाई जाए कि इस प्रकार से जो किसानी रह रहे हैं, गाय पाल करके अपनी स्वयं सब्जी लगा रहे हैं, अपनी अनाज उगा रहे हैं, प्राकृतिक पद्धति की खेती करके, वो आदर्श परिवार है। उस हम आदर्श परिवार का एक सर्टिफिकेट या हम सम्मान करके एक आदर्श परिवार के रूप में हम इन्हें घोषित करें, ताकि आने वाले लोग और इसका प्रचार प्रसार अधिक को प्रेरणा मिले। ऐसा क्या विचार है सदन का? मैंने प्रस्ताव रखा है, सदन से हम सुझाव चाहेंगे। जी बिल्कुल और सही है। बिल्कुल किया जाए, ये जी किया जाए। अनिल लिखारिया जी, लिखारिया जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आप आवाज खोलिए आदरणीय अनिल लिखारिया जी। आप आपकी आवाज बंद है, जो बीच में कैप्सूल बना है उसको टच करिए आप। तो आपकी, हाँ जी, स्वागत है आपका। जी, मैं अनिल चतुर्वेदी हूँ। हेलो हेलो। बोलिए बोलिए। आ रहा है सर, आ रही आवाज आ आ रही रही है? आवाज, आ गई। आ रही मैं आवाज आ रही। अनिल चतुर्वेदी हूँ। आपने अनिल रिछारिया बोला तो मैंने कहा कोई और भाई साहब जुड़े होंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छी दी। अगर ये गौमूत्र सर हम कांच की बाटलों में सफेद, नीली, हरी, पीली में अगर रखते हैं, हाँ। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर ये 100 ml प्रति एकड़, 100 लीटर पानी में 100 ml प्रति लीटर भी काम करता है। धूप में अपन रख लेते हैं 1-2 महीने के लिए, 3 महीने की, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन उसमें अपन ढक्कन के ऊपर लगाते हैं, वो लकड़ी का ढक्कन लगाएं। और सफेद, नीली, पीली, हरी बाटलें मिल जाते हैं कांच की, उनमें ये रखा जाए। अभी मैंने एक नवरत्न बनाया है इसका, और उसको 2-3 दिन बाद, मतलब 20 दिन करीब रखना पड़ता है। गाय का गोबर लिया है उसमें 20 किलो, आओ। 1 किलो गुड़, आधा किलो घी, बढ़िया शुद्ध घी देसी गाय का, फिर 1.25 लीटर दूध, उसमें 2 कप नारियल का पानी, 2.5 किलो दही, 1.25 किलो शहद,
इनको पहले दो दो चीजों को मिला के अपन 2 दिन के लिए अलग रखते हैं, फिर सबको इकट्ठा कर देते हैं। गौमूत्र 2 लीटर, इसमें ये नवरत्न बन के तैयार होता है सर। बहुत लगभग अपन को 250 ग्राम पर एकड़ इसको पानी में मिला के मतलब छान लिया अपन ने, और 100 लीटर 200 लीटर पानी जो भी डालते हैं आप फसल में वो डालिए। इसमें बहुत बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत बढ़िया तैयार होता है ये। हेलो, आ आदरणीय रही सर रिछाड़िया मेरी जी से आवाज क्या? रिछाड़िया जी से किसी का सवाल है। रिछाड़िया जी ने जो अपना बताया है बनाने की विधि क्या और किस में प्रयोग करते हैं, क्या लाभ है इसके, तो वो बताने का। आदरणीय निचारिया जी नहीं, चतुर्वेदी जी हैं ये। सॉरी, चतुर्वेदी जी, भूल गया मैं। आप इनके गांव हो आए हैं आप, पड़रिया हाँ गांव। जी जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी ने आप बताया है। तो आदरणीय शरद वर्मा जी से निवेदन है कि चतुर्वेदी जी चतुर्वेदी, जरा फोन नंबर दे दीजिए, आप इसको फिर से सुनना पड़ेगा आपसे अच्छे से बात करके। आप अभी सुन जी सर, लीजिए, पुनः पुनः बताने का कष्ट करें चतुर्वेदी जी। नंबर ये रिलेटेड। जो नवरत्न बना रहा हूँ सर मैं, इसमें 20 किलो गाय का गोबर, शुद्ध गोबर, 20 मतलब शुद्ध देसी गाय होना चाहिए। 20 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, आधा किलो शुद्ध घी। पहले अपन ने गोबर, गुड़ और शुद्ध घी मिला लिया, इसको अलग रखना है सर। फिर अपन ने 2 लीटर 2.5 लीटर दूध लिया गाय का, उसमें 2 कप नारियल का पानी मिला दिया, इसको भी अलग रखना है। फिर दही लिया अपन ने 2.5 किलो, उसमें 1.25 किलो शहद मिला दी, इसको भी अपन को अलग रखना है। और 2 लीटर सर गौमूत्र, 24 घंटे के लिए इसको अपन अलग अलग रखें। फिर एक बर्तन में जो भी अपने पास उपलब्ध हो, है ना, उसमें इसको मिला देते हैं। और कपड़े से सर पानी का बिल्कुल उपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब आपके नाखून भी कटे होना चाहिए, उनमें भी मैल नहीं होना चाहिए, नहीं फिर ये खराब हो जाता है। अगर जरा सी भी कुछ मतलब गंदगी उसमें हुई, कीड़ा ईड़ा मच्छर अच्छर चला गया तो खराब हो जाता है ये। बड़ी सावधानी से बनाइए, और 3 माह तक इसका उपयोग करना पड़ता है, तो मतलब 3 माह के अंदर तो आप किसी भी चीज में डाल देंगे, बहुत कम मात्रा में उपयोग होता है इसका, और एक ही बार में फसल बढ़िया लहरा जाते हैं। अभी मैंने बनाया है, मैं आदरणीय कुशवाहा जी के पास, भगवान लाल जी जोड़े हुए हैं, उनके पास ही भेजूंगा इसको, और उनकी फसलों में डलवाऊंगा। उन्होंने भी गाय पाल रखी है, मेरे जी जी, पास तो आप गाय नहीं है, लेकिन मैं ले आता हूँ आश्रम वगैरह से गौमूत्र और गोबर। जब आप चतुर्वेदी जी बिना सब कुछ करते हैं तो गाय जी की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं आप कि गाय हमें क्योंकि शुद्ध सर, दूध बहुत चाहिए। आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। सुनिए, तो अब मैंने पिछले 1 साल से जो गाय चाहिए, दरअसल एक करनाल के हैं परमजीत सिंह, वो गाय की जो ये देसी गाय रहती है सर, वो ही पॉजिटिव रहती है, बाकी पूरी गाय उसमें अगर 2-10% भी वो मुक्त हुई तो वो नेगेटिव रहती है, उसका कोई चीज कोई काम का नहीं रहता। तो हर प्रांत की, हर प्रदेश की अलग अलग नस्ल होती है। जैसे ये गिर है, ये गुजरात राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में ज्यादा पाई जाती है। अपने यहाँ की दूसरी है, अपने यहाँ की जो देसी नस्ल है वो बहुत छोटी होती है सर, और 1.5-2 लीटर दूध से ज्यादा नहीं देती है वो। दरअसल वो चाहिए मेरे को, तो मैं उसकी तलाश में हूँ। कौन सी गाय चाहिए आपको? अपने एमपी में जो मिलती हैं सर देसी, हर प्रदेश की अलग अलग नस्ल होती हैं। हाँ वो तो मालूम नहीं, छोटी वाली चाहिए आपको जो 1.5-2 लीटर दूध देती है।
हाँ साहब। वो तो गाय आपको भगवान दास जी उपस्थित है, आपके पड़ोसी हैं, राम हाँ प्रसाद हाँ पटेल जी है। ये गाय तो रोड ही पे फिरती रहती है, छोटी छोटी वालियां। वो ये गाय हाँ, देख तो वो ही लीजिए, चाहिए सर। नहीं तो वो गाय कोई देख लीजिए बढ़िया, और रख लीजिए आप। तो रखे गाय हूँ सर, अभी मेरे पास है, लेकिन वो मुझसे ही वाली है। रखता हूँ तो मैं करीब बहुत पहले से गाय है मेरे पास, जो देसी नस्ल थी मेरी खत्म हो गई सर वो, और कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाता, करने वाले नहीं रहते सर, इसलिए एक गाय रखना है बस। सदन में आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाने की विधि बताई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप संवाद करने का कष्ट करें आदरणीय चतुर्वेदी जी से। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी तक आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय शरद वर्मा जी। शरद वर्मा जी तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। हमारे जी, चतुर्वेदी जी आगे ने सर। जो बताया है, जो जी प्रोडक्ट बनाने की बात बताई है, सुनी है आपने, तो इसके बारे में जी आप संवाद करें आदरणीय चतुर्वेदी जी से। जी, मैं सदन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज दादू जी ने बहुत अच्छा योग कराया और सोनी बाबू जी ने बहुत अच्छी गिलकी और सब्जियों के बारे में दिखाया हमें कि कैसे सब्जियां रहना चाहिए। और उनकी गौशाला से जो घंटी की आवाज आ रही है वो बहुत कुछ कह रही है। इतनी सुंदर घंटी की आवाज बहुत मनमोहक है। और मैं बाबू जी को सतत सतत प्रणाम करता हूँ कि वो इतनी उम्र में गाय लगा रहे हैं, और इतनी अच्छी गाय का, उनका स्वास्थ्य ही गाय का राज है। ये बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा है। और शास्त्री जी जिस तरीके से बता रहे हैं उनके उपयोग, तो वो एक एक उपयोग, जैसे मान लो शहद वाला है शास्त्री, तो उसका उपयोग आप बताएं कैसे, कौन सी फसलों में करते हैं, किन चीजों के लिए करते हैं। और जैसे आपका, आपने जैसे बताए अलग अलग, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट कौन कौन सी फसलों में उपयोग होते हैं, कैसे उनका हम लाभ ले सकते हैं, किस स्टेज में डलता है वो पौधों में, थोड़ा सा बताएं। सर मैं बताऊं? हाँ जी। सर ये क्या है, मैंने एक कल्याण की बहुत पुरानी पुस्तक है, गौरक्षा विश्रांत, जी गीता प्रेस गोरखपुर की। ये शायद 63-66 का अंक है। जी तो उसमें सर पूरा ये गौ माता के मूत्र से, गोबर से खेती करने का, उनको बीमारियों का, उनको सारी चीजें, बहुत मोटी पुस्तक है वो, जी बहुत पुरानी। मेरे को एक बार गरमी में रद्दी मिल गई थी तो मैं ले आया था उसको। तो उसी को पढ़ पढ़ के सर, उसी को जो मैंने पढ़ा, ये जो नवरत्न मैंने बनाया, ये पहली बार बनाया। इसके पहले मैं पंचकाव्य के बारे में सुनता रहा, जी तो ये नवरत्न बनाया है और मैंने पहली बार बनाया है। तो उसमें लिखा, मतलब किसी भी चीज में डाल सकते हैं आप, जी जी किसी भी फसल के लिए, लेकिन बहुत कम मात्रा उसमें, एकड़ के लिए 100 ग्राम बताया रहा, घोल के डालना पड़ता, उससे अपन उसका रेशो निकाल लेते हैं। जी या एक एकड़ एरिया अपन बना लिया तो फिर उसका अपन डालते रहते विभिन्न पौधों पे। अब मैं उसका उपयोग बस कल या परसों शुरू कर रहा हूँ सर, बन के तैयार हो जी, गया वो। बहुत अच्छा। और दरअसल मेरी जमीन सर यहाँ से, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन जी उसका फोटो जरूर मैं आज ले आऊंगा। बहुत बढ़िया धान लगी हुई है, बहुत बढ़िया। और जबकि मैंने मात्र 2 बार ही डाली है सर, उसमें जो भी डाला है, मतलब पहले तो मैंने गौमूत्र, केवल गौमूत्र। गौमूत्र क्या होता है सर, जो मैंने पढ़ा है, गौमूत्र हमारी जमीन में जो पंच महाभूतों का संतुलन बिगड़ा है, जी उस संतुलन को बनाता है सर गौमूत्र। और पंच महाभूतों के कारण ही यह जमीन अपनी जो निगेटिव हो चुकी है,
उसके कारण ही ये सारी समस्याएं आ रही हैं अपन को जी रासायनिक खाद डालने की वजह से। और ये पंच महाभूत जो भूमि, कर्ण, वायु, आकाश, अग्नि, नीर है ना, ये जी। उसमें संतुलित हो जाते हैं आपने आपकी मिट्टी का गौमूत्र। कभी जैविक कार्बन टेस्ट करवाया है क्या चतुर्वेदी से? नहीं तो करवाया सर। वो आप कराएंगे और फिर इससे अंतर पता चलेगा, बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो आप अवश्य कराइएगा, तो फिर अब आपको मैंने सर जानकारी। जी पहले तो मैं करता रहा, तो जैविक भी रासायनिक भी दोनों करता रहा, लेकिन जी, अब मैंने इस साल से बिल्कुल शुद्ध जैविक शुरू किया है सर। बहुत अच्छा। इसलिए ज्यादा अब हमारे यहाँ पानी आने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, पानी बहुत भरता है, जी तो उसमें मैंने 2 बार ये गोमूत्र डाला है जी और 200 लीटर पानी में 5 लीटर मिला था। फिर ये धूप तापित मैंने उसमें पढ़ा रहा पुस्तक में, जी तो ये लगभग 100 ग्राम एकड़ ही पड़ता है सर, जो धूप तापित रहता है। अपन उसको मतलब लाल, पीली, हरी, नीली कांच की बाटलों में भर लेते हैं, छत पर रख दिया, जी तो उससे जमीन का पूरा संतुलन बन जाता है। और संतुलन ही खराब होने की वजह से अपन को सारी समस्याएं, कीट पतंगों ये आती हैं। जी। इसका कोई नाम दिया है? तो ये इसका नाम दिया है अपन ने कोई, जो जी, बनाते हैं अपन, जैसे घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, या अपन अन्य कोई नाम दिया है इसका आपने? जो नहीं आप सर, इसका नाम तो नहीं दिया मैंने कुछ, लेकिन जो अब ये जैसे घनजीवामृत है, इनको थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर लेता हूँ सर। उसमें क्या है, जैसे अपन अगर बोल रही हो? हेलो सर, 20 किलो जो अपन ये गोबर लेते हैं, अगर इसको और आदमी और अच्छा बनाना चाहे तो 20 किलो गोबर, उसमें 1 किलो मिला लिया गोबर में अपन ने, लेकिन उसमें अपन पानी आनी का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे अपन को बना के रखना है लंबे समय तक, तो 20 किलो गोबर और 1 किलो गुड़, उसमें 1 लीटर पहले अपन छाछ लेते हैं गाय की, मठार बोलते हैं, लस्सी या दही जो भी उपलब्ध हो जाए, तो उसमें अपन ने 1 किलो गुड़ मिला लिया। फिर वो 1 किलो गुड़ मिला के अपन ने 20 किलो गोबर में सान दिया, और उसी में 1 लीटर गौमूत्र डाला, और उसमें 1 किलो ये बाजरा होता है, ज्वार होता है, या मक्के का आटा मिलाया, और उसको 15-20 दिन के लिए रख लिया। अपन चाहें तो उसको और अच्छा बनाने के लिए अपन फिटकरी भी डाल सकते हैं, 100-200 ग्राम, 100-200 ग्राम नमक, जो सेंधा नमक होता है, इसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये सर अच्छा फायदा करते हैं। चतुर्वेदी जी, जी, आपके पड़रिया में कितने किसान जैविक खेती कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा सर मेरे अलावा। आप कर रहे हैं? आप कितने एकड़ में कर रहे हैं? मैं 4 एकड़ में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, अपना पाटन पाटन ब्लॉक में पड़ता है पड़रिया? हाँ, 13 किलोमीटर है सर नहीं पाटन से। नहीं, इस ब्लॉक में लगभग कितने किसान जैविक खेती कर रहे होंगे? भगवान दास भी जुड़े हैं, वो भी पाटन ब्लॉक से है, जबलपुर। तो हाँ, अपने भगवान ब्लॉक में। दास जी बहुत बहुत सालों से कर रहे हैं वो 2 एकड़ में। हाँ, जब से उन्होंने पतंजलि की दुकान चालू की है, शायद उसके पहले से कर रहे हैं वो। जी जी, 2009 से कर रहे हैं वो। हम्म। अच्छा नहीं, चतुर्वेदी जी, आपका और नंबर बोलो ना। जी, लिखिए सर, 9584 49 15 84। 49। हाँ 15 84। 9584 हाँ 49 15 84। ठीक है। हो गया सर। मेरा सोनी बाबूजी से थोड़ा सा एक क्वेश्चन था। जी जी, स्वागत है। जी। दूध को कब कब पीना चाहिए बाबूजी, कैसे पिए तो ज्यादा लाभ मिलता है, और खाने में कब शामिल करना चाहिए?
आपका म्यूट है मोबाइल। अनम्यूट कर लें। चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहे, रोज जुड़ते हैं आप, इसके बारे में और चर्चा करेंगे अपन। जी सोनी जी का अनम्यूट कर दें। जब सोनी जी आदरणीय शरद वर्मा जी के सवाल का जवाब देंगे, दूध कब कब पीना पड़ता है, कब फायदा करता है। सोनी जी म्यूट है अभी। अब बताओ। देखिए साहब, दूध का जो आपने प्रश्न किया है जी, तो दूध तो सुबह के आप सेवन करेंगे सुबह तो वो लाभदायक रहेगा, क्योंकि आपका खाली पेट रहता है और खाली पेट में कोई भी चीज सेवन करेंगे तो वो गुणकारी बताएगा प्रभाव। जी जी। और अधिकतर हाँ, अधिकतर जी जी, अधिकतर अपने यहाँ शादी में या कोई कार्यक्रम में ये देखा गया है हाँ कि जैसे आपने देखा होगा कि मीठी खीर हाँ और रायता एक साथ देते हैं, तो देना चाहिए क्या ये? नहीं साहब, देखिए आप अगर दूध में खटापन मिल जाएगा, जैसे नींबू मिल जाएगा या दही मिल जाएगा या मही मिल जाएगा, तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि दोनों स्थितियां अलग अलग होंगी। जी जी जी। लेकिन अपने यहाँ रायता और खीर देने का बड़ा वो है, मतलब हमेशा देते हैं। सभी को मालूम है नुकसान देता है, लेकिन सभी खाते हैं। अब वो खाने को तो अब मेरे को भी अगर कहीं फंक्शन में जाना पड़ेगा तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन वो बहुत अपनी जी जो जी दिनचर्या है, अपन सात्विक भोजन कर रहे हैं तो उसका एक नियम बनाइए, संयम बनाइए और उस हिसाब से आप खान पान को करिए। जैसे सुबह आदरणीय सोनी जी, जी आदरणीय सोनी जी, आप कह रहे हैं हमें खाना पड़ेगा, अपन को नहीं खाना है। कल मैं एक जगह गया था, मेरे गेस्ट आए थे, तो उन्होंने खाना लगवाया, उसमें रायता था और रसगुल्ला भी थे, काला जाम। मैंने कहा नहीं, मैं रायता नहीं खाऊंगा रात में, मैंने नहीं खाया, छोड़ दिया। अपन बहुत को नहीं अच्छा। खाना चाहिए और कहना भी चाहिए कि ये जो है विरुद्ध आहार है, तब लोगों को। और जिन्होंने जो शाम को भोजन बनाते हैं, जो रात्रि में भोजन होता है, उसमें तो ये रायता का बंद ही होना चाहिए। ये अपन चर्चा करेंगे, आगे बात बढ़ेगी। अगर अपन खाने लगे कि एक दिन में क्या होता है, अपन भी खा लो तो चलो, इनको बुरा ना लग जाए, तो इसके लिए अपन को बदलना पड़ेगा। इसको हमेशा विरोध करना पड़ेगा इसका, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। जी जी। इसमें शरद जी ओम जी, जी आदरणीय ओम 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 प्रातः आदरणीय काल स्वामी जी को पानी प्रणाम। पियो, हाँ प्रातः काल पानी पियो, दोपहर में मट्ठा, और रात में जो दूध पिए हमेशा रहे हत्ता कट्टा। बहुत बढ़िया, बहुत जी प्रातः शास्त्री जी, शास्त्री जी स्वागत है आपका। दोपहर में मट्ठा और रात में दूध। जी तो आप बिल्कुल तो सही बात। सेवन जो है आदरणीय सुबह और शाम को करिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। बहुत अच्छा बाबू जी, बहुत अच्छा। जी जी आदरणीय शास्त्री जी। आदरणीय आदरणीय शरद भैया जी। और सोनी जी और सभी सदन को प्रणाम। दूध वाली बात जो आई है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं जब अपनी ससुराल ही गया था, तो वहाँ पे एकादशी के दिन था, उन्होंने दही और खीर मगर की दोनों लेके आए। उसमें से एक ही चीज़ मैंने प्रेफर की, और क्योंकि जैसा अपने को ही खुद स्वयं को करना पड़ेगा, और विरुद्ध आहार जो होता है वो अपनी पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु एक दिन करके अगर हम नित्य उसको करेंगे, दूध और इसके साथ साथ तो अचार जरूर रहता है, तो अचार खटाई किसी भी प्रकार की अगर आप खा रहे हो और खीर खा रहे हो साथ में भोजन में, तो वो दोनों ही खतरनाक आइटम होते हैं। इसलिए कहा गया है कि भोजन के पहले मीठा तो खाना ही है, परंतु अगर हमने आम की खटाई या कोई दूसरी नींबू की खटाई खाई और खीर भी खाई है, वो भी विरुद्ध आहार में आता है। विरुद्ध आहार का एक अच्छा बहुत बड़ा चैप्टर है, और विरुद्ध आहार करने से हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है और सारे ऑर्गन्स पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। रही बात दूध लेने की, तो दूध अगर खाली पेट किसी को लेते हैं और गैस एसिडिटी है, तो वो भी उसके लिए सुबह नुकसानदायक होता है।
रात को भी भोजन के बाद लिया जा सकता है। उसमें सब तासीर के ऊपर है, बात पित्त कफ की जो तासीर होती है उसमें हम हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं अगर किसी को कफ की शिकायत है, और सादा दूध ले सकते हैं, परंतु दूध कैसा भी लें कभी भी चीनी ना डालें। और गुड़ और दूध भी विरुद्ध आहार है। जनरली हम गुड़ के साथ दूध लेने का प्रयास भी करते हैं कि गुड़ खा लें, पर गुड़ से अच्छा अलग से खाना ठीक है, परंतु गुड़ और दूध दोनों भी विरुद्ध आहार में आते हैं। ये गुड़ भी ना लें और शक्कर भी ना लें, तो हमें दूध बिल्कुल फायदा करेगा। क्योंकि अपन देखते हैं कि अगर 1 लीटर दूध में 1 चुटकी शक्कर डाल दो तो वो दही नहीं बनेगा उसका। फिर शक्कर डालने के बाद उसके गुण खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, तो कभी भी ना लें। ओम। बहुत सुंदर आदरणीय एमएल गौर साहब, आपने ये जो आज बात बताई दूध और गुड़। अच्छा, गुड़ और घी ये दोनों का क्या संबंध है? दोनों खा सकते हैं? नहीं, दोनों घी और गुड़ तो खा लेंगे, परंतु दूध के जो बैक्टीरिया होते हैं वो दही घी बनने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। दूध के साथ शहद मिला सकते हैं। आपको मीठा करना हो तो शहद मिलाइए, शहद मिलाइएगा। क्या है, परम पूज्य स्वामी गणेशानंद जी का एक बार टीकमगढ़ आगमन हुआ, जो आज बहुत ही ऐतिहासिक गौशाला और गुरुकुल चला रहे हैं राजस्थान में, और राजेश सिंह ठाकुर जी वहाँ होकर आए हैं। वो परम पूज्य स्वामी जी जब अपने घर में पधारे तो गुड़ और घी दोनों भोजन के साथ वो भोजन के बाद वो लेते हैं, और उन्होंने दूध और जो आपने कहा आज मुझे ध्यान आ गया, तो महापुरुष जब लेते हैं तो अपन उसमें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज आया ध्यान के हमें गुड़ और घी दोनों जो है अपन ले सकते हैं, और दही और दूध एक साथ नहीं लें, और गुड़ और दूध और शक्कर और नमक ये दोनों तो सफेद जहर है ही, शक्कर और नमक कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा। गुड़ दूध जी दूध के साथ तो शक्कर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सारे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। गुड़ और दूध कैसे विरुद्धार हो जाता है, ये बताइए थोड़ा। जो लिखा हुआ है आयुर्वेद में वो तो है ही, पूरा डिटेल तो मैंने नहीं बता पाऊंगा, बट विरुद्ध आहार के दोनों वो पाइस वगैरह जिसको तो फिर अगर मीठा है और क्या बच्चे के लिए तो वो उसको नुकसान करता है। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज फायदा नहीं। जैसे आपने अगर खाली पेट आंवला ले लिए तो वो गैस एसिडिटी वाले को अगर ले लिया आपने तो वो उसको और एसिडिटी बढ़ा देगा। आंवला अमृत है जबकि। तो ऐसे ही गुड़ और दूध जब हम लेते हैं तो ऐसे ही हमारे जो किसी को पाइस मत्स्य या जो भी गुदा का भाग है उसको नुकसान पहुंचाता है वो। जी, बहुत सुंदर जानकारी और बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। आदरणीय अशोक कुमार जी चौरसिया जी और प्रणाली मराठे जी। तो सबसे पहले प्रणाली मराठे जी ने हैंड रेज किया है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें, फिर मैं अशोक जी का संवाद लेता हूँ। जी अभी जो कह रहे थे एमएल जी, दूध और गुड़, तो हमारे यहाँ तो पहले से ही पद्धति कि जो नारियल का दूध, गुड़ और चावल की खीर यहाँ बनाते हैं, उसमें दूध नहीं मिलाते हैं। इसका कारण ही वही होगा, पुराने जमाने से ही ये ऐसी खीर बनाते हैं। आप क्या खीर को बोलते हैं? हमारे यहाँ खीर बोलते हैं, और खीर बोलते हैं। हाँ, खीर बोलते हैं। हाँ, तो दूध नहीं मिलाते हैं, गुड़ और नारियल का दूध मिलाकर। हाँ, तो नारियल दूध और गाय के दूध में। हाँ, नारियल का दूध और गाय के दूध की बैक्टीरिया में अंतर आता है। एक करके बोलिए, जब एक की बात समाप्त हो जाए जब दूसरा बोले, नहीं तो वो मैच होता है पर साफ नहीं आती। जी हाँ, बहन जी की मैं कह रहा हूँ एमएल गौर साहब, जब प्रणाली बहन जी की बात समाप्त हो जाए। बहन जी बोले, बहन जी। ओम। एक बात ऐसी थी कि हमारे यहाँ जो पंचामृत तैयार करते हैं, पूजा में करते हैं, और यहाँ के एक आदमी है, उसकी आयु है 95, तो वो
ये जो पंचामृत बनता है वो कैसा बनता है? दूध दही शक्कर, उसमें नारियल, मध 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 शहद। और घी घी घी, हाँ घी। ये पांच चीजों से ये पंचामृत बनता है, और वो उनका आहार ही ये है पंचामृत। वो एक पाव लीटर का पेला भर लेते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, इस पर ही जीते हैं। उनकी आयु 95 है। तो इतने अच्छे है वो, तंदुरुस्त है। तो स्वामी जी तो कहते हैं ना हमें इस आयु के बाद खाना कम करना है, मुट्ठी भर खाना है, इतना खाना है। तो ये एक मैंने सुना था, तो इसलिए मैंने शेयर किया। वो पंचामृत बहुत ही गुणकारी होता है, इसलिए मैंने ये मेरा विचार साझा किया आप सभी के साथ। ओम धन्यवाद। धन्यवाद आज बहन जी। बहुरत ओम भैया, ओम भैया, जी ओम। धन्यवाद बहन जी। अब ये अभी हानिकारक और अहितकारी संयोग जो आप दूध के साथ बोल रहे थे, उस पर 1 मिनट बोल सकता हूँ? दूध के साथ जो है, अभी आप बात कर रहे थे ना कौन सा पदार्थ किसके साथ नहीं लेना चाहिए, तो दूध के साथ आपको दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, मूली और मूली के पत्ते, तोरई, गुड़ या गुड़ का हलवा, तिलकुट, तेल, कुल्थी, सत्तू, खट्टे फल पदार्थ, खटाई आदि दूध के साथ नहीं लेना है। दही के साथ आपको खीर नहीं लेना है, दूध नहीं लेना, पनीर नहीं लेना, गर्म खाना भी नहीं लेना, गर्म वस्तु खरबूजा भी नहीं लेना। और खीर यदि आप खाते हैं, खीर के साथ खिचड़ी, कटहल, खटाई, सत्तू और शराब, ये मना है। शहद के साथ मूली, अंगूर, वर्षा का जल, गर्म वस्तुएं या गर्म जल आदि, और गर्म जल के साथ शहद नहीं लेना है। शीतल जल के साथ मूंगफली, घी, तेल, तरबूज, अमरूद, जामुन, खीरा, ककड़ी, नेजा, गर्म दूध या गर्म पदार्थ नहीं लेना है। घी के साथ शहद बराबर मात्रा में नहीं लेना है, कम ज्यादा ले सकते हैं। खरबूजा के साथ लहसुन, मूली के पत्ते और दूध और दही, ये वर्जित हैं। तरबूज के साथ में पुदीना और शीतल जल नहीं लेना है। चाय के साथ ककड़ी और खीरा नहीं लेना है। चावल के साथ सिरका नहीं लेना है। जी धन्यवाद पृथ्वीराज वर्मा जी। और इसके साथ क्या चीज आपको लेना है, उसका भी एक छोटा सा 2 लाइन का है, बोले तो आप मैं बताऊं आपको। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पृथ्वीराज वर्मा जी, जो आप बता रहे हैं महत्वपूर्ण है, साधारण बात नहीं कि पढ़ दिया आपने। अब आपको एक दिन पूरा देना पड़ेगा और कायदे से बताना पड़ेगा। हम लोग कॉपी किताब लेके बैठेंगे और लिखेंगे, क्योंकि आहार जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। अपन जीवाहार कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आहार की अपन चर्चा करेंगे। विरुद्ध आहार और जो है क्या है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस पे अपन चर्चा करेंगे। आज विषय मिल गया है अपन को आहार का, तो अभी आपका स्पेशल है, है, दे दूंगा आपको। हाँ बहुत अच्छा जी। आदरणीय अशोक कुमार चौरसिया जी, आपका स्वागत है सदन में। आप अपने परिचय के साथ अपना सवाल या सुझाव जो प्रस्तुत करना चाहते हैं करें। आप अनम्यूट कर लें। हेलो जी हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही है। हाँ, मैं गंजबासौदा जिला विदिशा से बोल रहा हूँ। हेलो, आपका स्वागत है अशोक चौरसिया जी, गंजबासौदा विदिशा से बोल रहे हैं। आप सेवा कार्यक्रम में नए सदस्य हैं और आदरणीय महेंद्र जी ने जोड़ा होगा आपको। हाँ, मुझे भगवान दास जी ने जोड़ा है। बहुत बढ़िया। और मैं आपको अपनी एक समस्या बताना चाहता हूँ कि मैं ककोरा को लगाया हूँ। ये आसाम से इसका कंद लेके आया था, और उसकी बेल 2 साल पहले मैंने उसका कंद लगाया। उसको वहां पर खेक्सा कहते हैं, यहाँ ककोरा कहते हैं। तो वो उसमें लग रहा है और फल बड़ा हो करके पीला पड़ जाता है। रोजाना 20-25 फूल आते हैं और फल आता है और आगे नहीं बढ़ता। हम सब प्रकार से लोग कहते हैं जहर डालो, तो हमने कहा भैया हम जहर तो नहीं डालेंगे। हम तो गाय गोबर गौमूत्र के ऊपर जीवन जीने वाले लोग हैं। तो इसका मैं बताता हूँ सर, सदन अगर चाहे तो मैं शरद वर्मा जी को ही आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं को करना पड़ेगा। ककोड़ा की जो चर्चा हुई थी, तो आप इनका समाधान करने का कष्ट करें। जी। ये इसमें आपने जो कंद लेके आए हैं,
हाँ इसमें क्या है, जैसे 100 बेल अपन लगाते हैं तो 30 बेल इसमें मेल की लगानी पड़ती है। हाँ तो आपने क्या, आपकी जो बेल आई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि खाली फीमेल जो है वो बेल आ गई है, मेल की नहीं आई है। तो आप इसमें एक बेल मेल की भी लगाएं साइड में, तो फिर आपका आप ये बहुत अच्छा देने लगेगा। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आसाम में 9 साल रहा हूँ और जी वहां पर हम इस ककोरा को, खेकसा को पैदा करके लगा के और खाते हैं। पर वहां जी पर जो इस प्रकार का वहां पर वो उपज हो रही है बरोबर, और मेल और जी फीमेल के बारे में अच्छी तरह परिचित है कि भाई जी मेल और फीमेल होता है। तो उसमें कंद हम एक कंद नहीं लाए थे, हम करीब 7-8 कंद लाए थे। तो वो जी बराबर लग करके पूरा पल्लवित हो रहा है। और हम सोचे पहली साल नहीं होगा, दूसरी साल आएगा, तो दूसरी साल भी हो गया। तो अब बाजार में जाते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स वाले कहने लगते हैं ये डालो ये डालो। अभी मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का के बारे में एक जन ने एडवाइस किया कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उसको हमारे आकाश जी चौरसिया मेरे साथी हैं, तो वो भी आए जी थे यहाँ और उन्होंने भी देखा। तो वो बोले कि भाई चूने का पानी उस पर गिराया जाए। तो जी जी कुछ का पानी जरूर मैं नहीं गिरा पाया हूँ। जी जी तो यही मैं सोच रहा हूँ कि भाई आखिरकार सब जगह लोग बढ़िया ढंग से हो रहा है। और नहीं, नर्मदा का भी मेल फीमेल का आपको थोड़ा सा ध्यान करवाना पड़ेगा कि आपके में मेल कितनी है, फीमेल की बेल कितनी है। अगर 7 बेल आपकी फीमेल है या उसमें एक भी मेल नहीं है, या मेल ही मेल है फीमेल नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा उसमें। तो मेल को देखने का क्या तरीका है कि वो सबसे पहले उसमें फल आते हैं छोटे से और वो गिर जाते हैं, वो फल गिर जाते हैं, तो वो मेल की बेल है, ठीक है। और फीमेल की बेल जो आएगी वो बाद में आता है, और वो फल जो है वो ठहरता है, थोड़ा बड़ा होके गिरता है आपका फल, या छोटा सा ही गिर जाता है। नहीं, वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी फूल खिलता है और फूल खिलने के बाद में 4 दिन तक मतलब वो 3-4 दिन तक तो वो चलता है, बड़ा हो रहा है, लगता है अब बड़ा हो रहा है। तो वो उतने के बाद में फिर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके आगे वो उसकी प्रोग्रेस नहीं आ रही, यानी और 20-25 फूल खिल रहे हैं, फल लग रहे हैं बरोबर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी आगे बढ़ेगा, अभी आगे बढ़ेगा। तो ये तो जो मेल फीमेल वाले विषय से तो हम परिचित हैं, जो आपने बात कहा कि नहीं, परिचित तो है, मतलब वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप परिचित हैं, पर वहां पे कितनी मेल है कितनी फीमेल, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। वो तो फीमेल ही है। नहीं तो मेल की बेल नहीं है क्या वहां पे? अब मेल की अलग से बेल हो, अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, वही बता रहा हूं मैं कि उसमें जो आता है ना मेल वाला जो आएगा, उसमें बिल्कुल छोटा सा आता, चने बराबर का वो आएगा, उसमें फल आएगा, फूल आएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा। तो आपकी बेल सही लगी है, फीमेल की लगी है, लेकिन आपके यहाँ मेल नहीं है, मेल लगाना पड़ेगा। देखिए वो उन्हीं चीजों में हम वहां पर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं मक्के की खेती कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मक्के में जो है मेल फीमेल इकट्ठा आता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, आसपास हजारों एकड़ में खेती हो रही है मक्के की, है ना। तो किसी ने अगर ओपी वैरायटी का मक्का भी लगाया तो भी उसका परागण हो जाता है, क्योंकि आसपास मक्का लगा हुआ है और मक्के का फूल 3 किलोमीटर तक परागण करता है। ऐसे आप वहां से जहां से लेके आए ना, वहां 3 किलोमीटर में आसपास में मेल बहुत होंगी बेलें आपकी। तो वो पक्षी के द्वारा, पंखियों के द्वारा और हवा के द्वारा, वो मधुमक्खी के द्वारा उनका परागण इधर से उधर हो जाता है, तो वो फल ठहर जाता है। पर यहाँ पे आपके आसपास कोई खेती नहीं होती इसकी, और इसकी बेल नहीं होगी आसपास कहीं भी, जंगल दूर होगा आपके यहाँ से। हाँ, ये तो हमने घर में लगाया है, घर में लगाया है, इसलिए आप सिर्फ एक मेल की बेल बुलवा लें, और वहां से नहीं बुलाए ना तो आप यहाँ आसपास में मिल जाएगा उसका मेल की बेल। और नहीं तो हम नंबर दे देंगे आपको,
तो वहां पे 50 रुपए का मिलता है रायपुर में मेल। अच्छा, तो वो आप वो बेल बुलवा के और एक लगा लीजिएगा। हाँ, तो ठीक है, ऐसा करते हैं। और वो बेल आप जैसे ही लगाएंगे ना, तो आपका हाँ, ये परागण, ये फल बहुत बढ़िया देने लगेगा और आपको बहुत ये सब तकलीफ दूर हो जाएगी जी। ठीक बात है। तो वो इसमें आप नंबर जो रिसर्च कर रहे हैं ककोड़े के विषय में, वो मुख्य अतिथि बने थे अपने यहाँ पे, और तकरीबन उस दिन 50 लोगों ने अपने सदन में ट्रेनिंग भी ली। तो मैं उनका नंबर भगवान दास भ्राता जी को दे दूंगा, तो वो आपको पहुंचा देंगे। आप उनसे बात करके और एक मेल का पौधा आप बुला लीजिए और वो वहां पे स्थापित कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जी। ठीक बात। ये वही हम सोच करके रह रहे, लोगों ने कहा भाई जहर डालो, मैंने कहा भाई जहर तो हम नहीं डालते। वो जहर से उससे कोई मतलब नहीं है और आपको कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार सब्जी नहीं खाएंगे चलेगा। हम बाकी एक गलत काम तो नहीं करेंगे। बहुत जी जी। आप तो उसकी पत्ती के पकोड़े खाइएगा जब तक। क्या पवित्र विचार है और कितने पवित्र विचार हैं आदरणीय अशोक चौरसिया जी के। मैं आपके इस विचार को प्रणाम करता हूँ इस त्योहार परिवार की ओर से कि हम जो है जहर तो नहीं खाएंगे, चाहे सब्जी नहीं खाएंगे। वाह, क्या बात है। मैं आपके आदरणीय अशोक जी गली बसोदा 9 तारीख को आ रहा हूँ मैं। अच्छा, 9 तारीख को एक मीटिंग रखी है पतंजलि किसान सेवा समिति की। उसमें आदरणीय महेंद्र रघुवंशी जी को आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। हाँ, तो वो मैं जिला समिति में भारत स्वाभिमान में संगठन मंत्री था। अच्छा, बहुत सुंदर। तो 9 तारीख को पधारिएगा और ऐसे किसानों को भी लाइएगा जो जैविक खेती करते हैं, उनका अपन सम्मान करना चाहेंगे। एक अच्छी बैठक रख रहे हैं विदिशा में, तो आप आइएगा उस दिन, गंज बसोदा में, सॉरी। अभी स्वामी जी ने वहाँ पतंजलि हरिद्वार भी बुलाया था, तो मैं 10 दिन के प्रशिक्षण में भी गया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वहाँ पर वो तैयार थे कि आप रहें पूर्णकालीन रूप से। तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ा राजनीतिक विचारों का हूँ, तो उस पर से वो चर्चा हुई कि भाई बोले कि हम लोग तो निर्दलीय हैं और सर्वदलीय हैं। तो मैंने कहा साहब मैं भी शुरू से राजनीतिक परिभाषा को समझता हूँ। 65 वर्ष की आयु है और देश और दुनिया में कैसे राजनीति होती है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम खुद ही काम करते हैं। तो और एक उस राष्ट्र की भावना के साथ में काम करते हैं, तो इसमें कोई हम गलत काम नहीं करते हैं। उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए संकल्पित जीवन जीते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर कार्य करेंगे। तो इस तरीके से मैं आ गया था। चलिए, आपका स्वागत है। 9 तारीख को मिलते हैं, बात करते हैं। जी हाँ, जी। और अन्य लोगों को भी लाइएगा और चर्चा करते अपन संवाद करेंगे। ओमकार नाथ जी ने हैंड रेज किया है झारखंड से। जी, आदरणीय जी को मेरा सलाम। आप जुड़े और मैंने जो लिंक भेजी है उसमें उनका नंबर है ऑलरेडी, तो वही नंबर आप लेके उनसे संवाद कर सकते हैं जो हमारे। हाँ जी जी, आदरणीय ओम जी, धन्यवाद भगवान दास कुशवाहा जी और आदरणीय अशोक चौरसिया जी का आज जैसा आज जुड़े और रोज जुड़े आप उसी लिंक से, यही लिंक रहती है। ओमकार नाथ जी झारखंड से आप संवाद करें। जी, सबको नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरा एक समस्या है, मेरा टमाटर की खेती है और टमाटर का पौधा, बहुत सारे पौधे इसमें सूख रहे हैं। तो सदन में कोई विशेषज्ञ हैं किसान भाई, तो इसका समाधान करने के प्रयास करें। राय सर हैं, शरद भैया हैं, रघुवंशी भैया, कोई भी अगर मेरा समाधान कर सकते हैं तो समाधान करें। काफी पौधे सूख जा रहे हैं और एक आध तरफ सूखते जा रहे हैं सब। आवाज पहुंच रहा है मेरा? हाँ, पहुंच रहे हैं और भुवनेश्वर राय जी आपका समाधान करने के लिए तैयार है। जी जी, धन्यवाद। स्वागत है आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद ओंकार नाथ जी।
देखिए बेसिक चीज ये समझिए कि कोई भी फसल चाहे आप शुरुआत में लगाए हैं ओंकारनाथ जी, अभी नहीं कितने दिन की फसल है? ये फूल पर आ गया, फूल पर आ गया सर, फूल पर है। अच्छा फूल पे आ गया है, ओके ठीक है। तो फूल पे आने के बाद सूख रहा है? हाँ, पत्ता सूखना शुरू हो रहा है, पत्ता सूखते सूखते फिर नीचे तक पूरा पूरा पौधा सूख जा रहा है, और करीब करीब पौधा सूख 25% पौधा सूख गया है। अच्छा, कभी पौधों को उखाड़ करके आपने उसको देखने की कोशिश किया है कि जड़ों में कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लग रहे हैं? नहीं, पौधा तो उखाड़ के नहीं देखे हैं, और जड़ में नहीं है कुछ, कबाड़ के देखे, हाँ देखे हैं कबाड़ के, जी जी उखाड़ के देखते हैं। अच्छा, आपने अभी तक उसमें प्रयास क्या किया है? नहीं, अभी कुछ नहीं डाले हैं इसमें, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं किए हैं। अब 4 दिन पहले से स्टार्टिंग हुआ, 4 दिन के अंतर कहते हैं 25% डैमेज चला गया है। हाँ समझ गए और डाले क्या है उसमें? अभी आप उसको केमिकल कर रहे हैं कि जैविक कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ऑर्गेनिक है, वर्मी कंपोस्ट यूज किए हैं लगाते समय, बाकी और कुछ भी यूज नहीं, अभी कुछ नहीं डाले हैं। यही कमी है, वर्मी कंपोस्ट एक जो है आपका खाद हो गया। लेकिन देखें, जो कोई भी जब सब्जी की खेती आप करेंगे तो उसमें कीटनाशक और फंजीसाइड, ये 2 चीज आपको यूज बिना किए आप संभव नहीं है कि आप कोई खेती कर पाएंगे। तो कीटनाशक के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि बायो पेस्टिसाइड में भी तमाम चीजें हैं, बेविरिया बैसियाना है, एएमपी के सारे लोग जो है आज ट्राइकोडर्मा पर बात कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर आप शुरू से ही ट्राइकोडर्मा डाल दिए होते, निश्चित मानिए कि वो आज बीमारी आपकी नहीं आती। ये अगर आपने उसको देखा है तो ये फंगस की बीमारी है, और धीरे धीरे फंगस जब लग जाते हैं तो पत्तियां जो है सूखने लगती हैं और पौधा सूख जाता है। विल्टिंग की भी उसको बोलते हैं, मतलब विल्ट भी लग गया। ये सारा का सारा मात्र जो है ट्राइकोडर्मा से ठीक हो सकता है। तो उसको जरा एक बार ट्राइकोडर्मा डालिए और फिर देखिए, जैसा भी होगा बताइएगा। धन्यवाद। जी जी सर, इसमें सर अभी तो ट्राइकोडर्मा अभी करेगा क्या सर? अभी ट्राइकोडर्मा काम करेगा? अभी क्या यूज करें? ट्राइकोडर्मा यूज करें या आप केमिकल में यूज करें? ट्राइकोडर्मा यूज करें जी, ट्राइकोडर्मा यूज करें। जी जी हाँ, अभी सर थोड़ा तेजी से ट्राइकोडर्मा जो है ना, ये फंजीसाइड है, बायो फंजीसाइड है, और ये आप जमीन से लेकर के, मतलब जमीन में डालने से लेकर के जब तक आप अभी लगा नहीं रहे, लगाने से पहले से लेकर के और फ्लावरिंग तक आप इसको डालते रहे समय समय पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी कंट्रोल कर लेगा क्या? ट्राइकोडर्मा भी कंट्रोल कर लेगा सर? देखे थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, इसलिए कि ये आपका बीमारी जो है विल्ट वाली है, तो फिर दिक्कत मतलब 4-5 दिन लगता है, जैसे कि आप बता रहे हैं 4-5 दिन में ही खत्म हो रहा है। तो वो है, उसके बाद अगर इस मंथ के बाद भी थोड़ा सा अगर आप उसको तत्काल कंट्रोल करना चाहेंगे तो मैं थोड़ा केमिकल के बारे में भी आपसे बात करूंगा, हल्का सा उसमें डाल दीजिएगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो सर किसान कॉल में बात किए थे सर, वो मैंको जेब बता रहा है कि मैंको जेब डालिए, किसान कॉल में बात किया था। तो देखे मैंको जेब एक फंजीसाइड है, जो केमिकल फंजीसाइड है और बहुत हल्की फंजीसाइड है, ठीक है। तो वो बताए हैं, वही चीज मैं आपको बायोपेस्टिसाइड में बता रहा हूँ। मेरे पास सर पहले से वो सर 1 मिनट सर, वो मेरे पास मनरेगा बागवानी का कुछ सर केमिकल फंजीसाइड है सर, वो जिसमें एड कॉक्सी करके है, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड करके है इसका कॉम्बिनेशन, और एक है सर इनेटो है करके है, वो इसका है क्लोरोथोनोलिन 75%। जी। तो वो ये जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैंकोजेब और वो बता रहे हैं, ये सारे जो है फंजीसाइड है जो केमिकल के हैं, और बायो में
ये ट्राइकोडर्मा सबसे अच्छा फंगिसाइड है। तो आप जो है, अगर आपका तत्काल बहुत तेज काम कर रहे हो, वो हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, ठीक है, अगर बहुत तेज नुकसान हो रहा हो और ज्यादा प्लॉट में हो, तो आप थोड़ा सा उसमें ये मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा उसमें आप ट्राइकोडर्मा डाल करके देख लीजिए कि ट्राइकोडर्मा में कितना कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद ये भी आप डाल सकते हैं, पेस्टिसाइड का भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके पहले कभी पेस्टिसाइड नहीं डाले हों और आप बिल्कुल, आपका प्लाट जो है मतलब ये है कि हम केमिकल नहीं डालेंगे, तो आप ट्राइकोडर्मा डालिए, थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए, निश्चित फायदा करेगा जहां तक मुझे है। जी धन्यवाद भुवनेश्वर राय जी। शरद वर्मा जी भी ओंकारनाथ जी से संवाद करना चाहेंगे, अपना अनुभव बताना चाहेंगे। शरद वर्मा जी, समय तो हो गया है, परंतु आज इनका जो समस्या है ओंकारनाथ जी की, वो समाधान करने का। ओंकार भैया, मैं जो सदन से हमें ऊर्जा मिली है पूना वाले सर संतोष सर से, मैं उसी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आप जो आपका एक लाइन में आप जो बता रहे हैं सभी प्रैक्टिकल करिएगा, लेकिन हमारी एक लाइन में ना आप सिर्फ 5 लीटर पानी में आप एक पेड़ है ना, कितने पेड़ हैं आपके? वो करीब तकरीबन आधा एकड़, लगभग आधा एकड़ है। आधा एकड़ है ना? तो आप मतलब दवा, आपको क्या फायदा रहेगा दवा करना, मतलब पंप से या वैसे? न पंप का व्यवस्था है, स्प्रे मशीन है मेरे पास। स्प्रे मशीन है, तो आप उसमें सिर्फ सूडोमोनास करके एक जैविक फंगिसाइड है, वो बैक्टीरियल फंगस को कंट्रोल करता है। और आपके उसमें मेरा मतलब इस सदन से जो ऊर्जा ली है उसके जो बैक्टीरियल फंगस है उसमें आप सूडोमोनास डालिएगा, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। पर एक लाइन में करिएगा, बाकी जो बता रहे हैं सर वो सारी लाइनों में आप करिएगा। तो हमारी एक लाइन में आज ही आप 1 लीटर सूडोमोनास बुला लीजिएगा, और 1 लीटर प्रति एकड़, आपका आधा एकड़ है तो आप 1 लीटर बुला लो। आप सूडोमोनास लिक्विड वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एक्सपायरी देख लीजिएगा, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। अगर पास में कोई केवीके है तो वो उपलब्ध करा देगा, नहीं है केवीके वहां पे तो आप कोई भी ऑनलाइन बुला सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, तो आप सूडोमोनास बुलाइए और एक लाइन मतलब एक लीटर उसका स्प्रे कर दीजिए। तो आप जैसे आपका है तो पहले एक लाइन में करके देख लीजिए, मेरे ख्याल आपको 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। जी हो, धन्यवाद जी धन्यवाद आप लोगों को। जो सर ने बताया सूडोमोनास ना, निश्चित रूप से वो बेस्ट फंजीसाइड है बायोपेस्टिसाइड का, और बिल्कुल वो आप एक ही लाइन में ना, बल्कि आप पूरे में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइकोडर्मा के साथ, एक्चुअल में ट्राइकोडर्मा के साथ आप सूडोमोनास भी मिला सकते हैं, सूडोमोनास ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो डाले, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा सूडोमोनास अगर आप जितना भी ये काम करते हैं, हम लोग तो जितना भी फील्डों में करवाते थे, ट्राइकोडर्मा प्लस सूडोमोनास, फिर डिवेरिया प्लस सूडोमोनास, फिर सारे मिला करके अपना यूज कराते थे और बिल्कुल अच्छा कंट्रोल होता था। क्वांटिटी कितना रहेगा सर? एक क्वांटिटी सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का क्वांटिटी कितना रहेगा, दोनों कितना डालेंगे? देखिए, एक बहुत जनरल सा आइडिया जान जाइए कि 1 एकड़ में अगर आप मिट्टी में दे रहे हैं, ठीक है, वैसे इसका डोज 1 किलो पर एकड़ का है जी। आप स्प्रे भी करें 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब पानी की व्यवस्था देख लें कि 1 एकड़ में कितना पानी लग रहा है। 1 लीटर में, 1 एकड़ में अगर 100 लीटर लग रहा है तो उसी हिसाब से आप 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल करके और उसका कर लें, तो मिला लीजिएगा। माने 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज है। विशेष परिस्थितियों में आज मैं देख रहा हूं, जो मार्केटिंग के हमारे कुछ साथी हैं जो वो करते हैं, इसको जमीन में डालने के बाद इसको 3 किलो तक लेके लोग गए हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग डीएपी का रेट डोज बढ़ाते गए और पैदावार ज्यादा होता गया, यूरिया का डोज बढ़ाते गए, पैदावार ज्यादा होता गया, सेम इसमें भी होता है।
जितना ही आप डालेंगे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो मिट्टी में 3 किलो तक लोग लेकर चले गए हैं, इस समय तक डाल रहे हैं और अच्छा रिस्पांस हो रहा है जो लोग ज्यादा खेती कर रहे हैं। तो 1 किलो तो इसका नॉर्मल डोज है, सामान्य डोज है, इसी हिसाब से आप काम करेंगे। अगर थोड़ा आप ज्यादा भी कर देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद योगाहार मंच को, आपको भी, योगाहार मंच को भी। जी धन्यवाद। ओंकार नाथ जी, चूंकि आपका समाधान होगा और अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो भी आप चर्चा करिएगा, ये मंच इसलिए है। लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल थोड़ा सा समय पे कर लीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों के अनुभव अपन सुन सकते हैं। आवाज 8:45 बज गए हैं और कई और भी सुझाव आ सकते हैं, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम में 20-20 साल के अनुभवी किसान जो प्राकृतिक जैविक खेती से कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो वो अपना अपना अनुभव बता सकते हो। इसीलिए ये मंच है कि आपका अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हमारे किसान भाई बता सकते हैं। अनुभवी हमारे वैज्ञानिक हैं, जैसे भुवनेश्वर राय जी ने बताया, शरद जी ने बताया, और भी कई किसान हैं। तो ऐसे सवाल हमें कर लेना चाहिए समय पे। कभी भी हैंड रेज कर दो, अपना सवाल कर लो। कोई अगर विषय चल रहा है तो विषय के अलावा अपना बात कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो बहुत सुंदर, और समस्या का समाधान होगा। आपके टमाटर जो है खूब फलें फूलें और सब खूब आमदनी हो, समृद्ध बने आप, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और अब मैं चलता हूँ रंजना जी के पास। सर मेरे मुनीलाल सर पिताजी 2 मिनट उनको बता रहे हैं कुछ हल। जी जी ओंकार जी, भैया को स्वागत तो है। मैं 2 मिनट उन्हें। जी 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 जी, बुला लीजिए, पिताजी को बुला लीजिए। ये अनुभव है पिताजी का। अनुभव जो है शरद जी अपन को बताते हैं। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। पिताजी और शरद जी के भैया उस समय के जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आज खेती कर रहे हैं। जी आ गए हैं। सभी प्रोफाइल ऐसा होगी। सदन को प्रणाम। देखिए, अगर ये बैक्टीरियल ब्लाइट में पौधे अक्सर एकदम से जो मुरझाते हैं तो वो बैक्टीरियल ब्लाइट कहलाता है हर चीज में। और बैक्टीरियल ब्लाइट जो है ये अपनी बायो के मुकाबले एक जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है जिसमें टेट्रासाइक्लिन है और दूसरे काम आया करती थी, या टीबी में भी काम आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो साइक्लिन और टेट्रामाइसिन होता है उसमें, तो उसको दोनों को मिला करके उन्होंने नाम दिया है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालेंगे आप, उसके छोटे छोटे पैकेट आते हैं 6-6 ग्राम के। तो सर जी आवाज कट रही है। क्योंकि जैसे कि एक, जी हाँ, पिताजी की आवाज नहीं आ रही है शरद जी, थोड़ा सा जी पिताजी की बात समझ गए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वो डालने के लिए बता रहे हैं। जी पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे प्रश्न का समाधान किए। ठीक है जी, ओम जी। जी जी, ओम ओम, बहुत सुंदर, बहुत सादर प्रणाम। और हम चलते हैं अब। ओंकारनाथ जी बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, इस सेप्ट्रोसाइक्लिन जो है ना, अगर आप पहले से डाले हो तो जानते होंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया जाता है उसको घोलने के लिए, तो आसानी से घुल जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद। सदन को प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा। आज हमने एक आदर्श परिवार को देखा, आदरणीय सोनी जी को सुना, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने बहुत सुंदर योग कराया, और आज हम विभिन्न अनुभव सुने किसानों के। और मैं रंजना जी को ये मंच सौंपता हूँ कि अब आप आएँ और सबका आभार भी ज्ञापित करें, क्योंकि बहुत समय हो गया है। जी रंजना जी। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और योगाहार मंच। आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय मेहरा जी भाई साहब ने बहुत सुंदर क्लास ली और बढ़िया पसीना निकाल दिया सबका, और बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ऐसे लग रहा था कि अभी सो जाए, मगर योगाहार कार्य को पूरा करना था। मगर चलिए बहुत अच्छा। मगर हमारे सभी साथी बोल रहे हैं कि 7 दिन कंटिन्यू क्लास लेनी है, तो हम
मेरा जी भाई साहब से बोल देंगे कि आपके भी आप 7 दिन तक क्लास लेते हैं, तो अगर उन्होंने ली तो आमंत्रित करेंगे। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय राधेश्याम सोनी जी, मनीष सोनी जी के पिताजी, बहुत मनीष भैया का बहुत सुंदर काम है और उनके पिताजी भी बहुत अभी उनकी उम्र बहुत हो गई है, फिर भी वो इतना आज उन्होंने एक बहुत अच्छे से संवाद किया हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा। एक आदर्श परिवार जो अपने प्राकृतिक खेती गोमाता के साथ और अपना शुद्ध आहार के साथ अपने शहरी भाग को छोड़ के ग्रामीण भाग में ऐसे आप अपने घर और ये सब कुछ किया आपका। और भाई साहब ने भी कहा है कि ऐसे परिवार का सम्मान होना चाहिए। ये है बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छी बात हो गई। और आज हमारे योगाहार मंच पर गो आधारित खेती और गो माता हमारी धरोहर है और इस पर हमारी चर्चा बहुत सुंदर हुई। और यमल गौर साहब ने भी आहार और अविरुद्ध आहार पर भी हमारे संसद में चर्चा हुई।